राधे राधे। आप सभी को नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो हम देखेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। इससे जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें हम देखेंगे, जैसे ये महाराष्ट्र KVS NVS DSSB, तो सारी ये PYQ ही रहेंगे। 5 क्लासें मैंने इस पे ली है, जिसमें हिस्ट्री के टॉपिक को कवर किया है। और ये 6वीं क्लास है। हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे कि मैम हमारा KVS NVS का एग्ज़ाम है तो PYQ कंप्लीट करा देंगी, तो हम सुन के वहाँ से तैयार कर लेंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना करा दिया जाए। तो चलिए, प्रयास मेरा रहेगा कि पूरा पेपर से पहले करा दूँ। जितना हो पाएगा बिल्कुल किया जाएगा, क्योंकि परीक्षा भी बहुत नज़दीक है आपकी, 10 से 11 को ही है। तो जितना मुझसे हो पाएगा मैं पूरा कोशिश करूँगी। तो पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन संविधान सभा के एक सदस्य थे जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे? तो वो थे HC मुखर्जी। HC मुखर्जी का पूरा नाम था हरेंद्र कुमार मुखर्जी। ये भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। तो ध्यान दीजिएगा कि ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे। कौन? HC मुखर्जी। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान में रिट जारी करने की शक्ति किसे दी गई है? तो जो भारतीय संविधान में रिट जारी करने की शक्ति है वो उच्चतम न्यायालय को है और उच्च न्यायालय को है। तो रिट जारी करने की जो शक्ति है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को है, केवल उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को है। तो इसे आप ध्यान देंगे कि भारतीय संविधान के तहत रिट जारी करने का जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को दिया गया है। राष्ट्रपति को रिट जारी करने की शक्ति नहीं दी गई है, ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यों को बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाना संघ का कर्तव्य है? तो ये अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 355 ये कहता है कि जो राज्यों को बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाना किसका कर्तव्य है? संघ का कर्तव्य है। तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 335 में कहा गया है, याद रखिएगा। चौथा प्रश्न है कि भारत के संविधान द्वारा मूल अधिकारों के रूप में किस संरक्षण की गारंटी दी गई है? तो पहला विकल्प है एक आपराधिक जांच में गवाह बनाए जाने के लिए कहे जाने से संरक्षण। जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हमारा होगा आंसर D कि एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा दिए जाने से संरक्षण। ये हमारे भारतीय संविधान में है कि एक ही अपराध के लिए आपको 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। तो ये हमारे संविधान में संरक्षण दिया गया है कि एक बार मान लीजिए कोई आपने कर लिया है गुनाह या गलती, तो उसके लिए आपको फिर दोबारा एक बार सज़ा दे दी गई, फिर दोबारा आपको उसी के लिए सज़ा नहीं दी जाएगी कि नहीं फिर इसको पकड़ो फिर से जेल में डालो, ये तो वही चोर है। एक बार उसको सज़ा मिल गई 2 वर्ष जेल में भुगतने की, अब बाहर निकल गया, फिर आप उसको नहीं डाल सकते हैं पुराने उसके गलती के बेस पे। तो एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा दिए जाने से संरक्षण ये हमारे संविधान में दिया गया है। 5वां प्रश्न है कि भारत के संविधान द्वारा किस वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार के रूप में गारंटी दी गई है? तो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चे, इन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार की गारंटी दी गई है कि जो भी 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं इन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और अनिवार्य है ये शिक्षा देना। तो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को। 6वां प्रश्न है
कि भारत के संविधान की प्रस्तावना द्वारा भारत के नागरिकों को निम्न में से क्या सुनिश्चित नहीं कराया गया है? तो राजनैतिक न्याय कराया गया है। आस्था की स्वतंत्रता सबको दी गई है, जिस धर्म में जिसकी आस्था है वो रख सकता है। व्यक्ति की गरिमा की स्वतंत्रता भी है, लेकिन आय की समानता ये हमारे संविधान में कहीं नहीं है कि 10 रुपया हम कमा रहे हैं तो पूरे देश के लोग 10 रुपया ही कमाएंगे। ये ऐसा कोई नहीं कहा गया है कि आय की समानता, ये संभव ही नहीं है। तो ये संविधान द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया है। 7वां प्रश्न है कि भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची के उपबंधों का विस्तार किस राज्य के प्रशासन तक नहीं है? क्या प्रश्न है? भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची के उपबंधों का विस्तार किस राज्य के प्रशासन तक नहीं है? सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। तो जो सिक्किम है इसमें 6ठी अनुसूची के प्रशासन का विस्तार नहीं है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। तो 6ठी अनुसूची में किसके बारे में प्रावधान है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सिक्किम का प्रावधान नहीं है, तो इसे भी ध्यान देना है। 8वां प्रश्न है कि भारत के संविधान के भाग 3 के अंतर्गत एवं वाद योग्य अधिकार के रूप में किसकी गारंटी नहीं दी गई है? तो एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित किए जाने से संरक्षण, ये तो हमने अभी देखा, ये तो है। लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता भी है, दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भी है, लेकिन सी वाला गलत है। समान काम के लिए समान वेतन, ऐसा कुछ नहीं है कि समान काम के लिए सबको समान वेतन मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं दी गई है। 9वां प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस भाग में प्रसूति प्रसुविधा का उपबंध किया गया है? क्या है प्रश्न? कि भारत के संविधान के किस भाग में प्रसूति प्रसुविधा का उपबंध किया गया है? तो वो भाग है राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया है संविधान में? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व का उल्लेख है, ये भी ध्यान देंगे। तो प्रसूति प्रसुविधा का उपबंध किस भाग में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत में है। इसके बाद है 10वां प्रश्न कि भारत के संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन शामिल है? अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, हिंसा को शपथपूर्वक त्यागना, वैज्ञानिक स्वभाव का विकास, राष्ट्रगान का सम्मान करना। तो नीति निर्देशक तत्वों में जो शामिल है वो है हिंसा को शपथपूर्वक त्यागना, कि हिंसा नहीं करेंगे, शपथपूर्वक उसका त्याग किया जाता है। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। अब आते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के हस्ताक्षरकर्ताओं की कुल संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान के हस्ताक्षरकर्ताओं की कुल संख्या थी 256। आगे 256 है, 284 थी। कितनी थी? भारतीय संविधान के कुल हस्ताक्षरकर्ताओं की संख्या 284। यहाँ मिस्टेक हो गया, ध्यान देंगे, सुधारेंगे इसे। भारतीय संविधान के हस्ताक्षरकर्ताओं की कुल संख्या 284 थी, याद रखेंगे इसे। यहाँ दिया है कि संविधान सभा के तत्वाधान में बने भारतीय संविधान पे अंतिम तौर पे 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, ये तो आपको पता है, और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे और संवैधानिक सलाहकार BN राव थे, ये सब पता ही है।
12वां प्रश्न है कि संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था। संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को। तो ध्यान देना है, संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था। 13वां प्रश्न है कि संविधान के सिद्धांतों को निर्धारित करने वाला उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव आपको पता है नेहरू जी लाए थे। कब लाए थे, कब प्रस्तुत किए थे? 13 दिसंबर 1946, डेट याद रखिएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित हुआ और उसके 4 दिन बाद ही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए नेहरू जी 13 दिसंबर को। तो 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित हुआ। 13 दिसंबर को नेहरू जी ने उद्देश्य संकल्प जारी कर दिया। ठीक। 14वां प्रश्न है कि संविधान सभा के पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। अस्थायी अध्यक्ष यही थे। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसकी अध्यक्षता किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। 15वां प्रश्न है कि संविधान सभा की संघ समिति का प्रमुख कौन थे? याद रखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। संविधान सभा की संघ शक्ति समिति का प्रमुख कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ध्यान देना है, संविधान सभा की संघ शक्ति समिति का प्रमुख जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा की संघ समिति के प्रमुख जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखेंगे ना। आगे आइए 16वें प्रश्न पे। ये ध्यान देंगे, संघ समिति के नेहरू जी थे, प्रारूप समिति के भीमराव अंबेडकर थे और प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। झंडा समिति के राजेंद्र प्रसाद थे और देसी रियासत समझौता समिति के भी राजेंद्र प्रसाद ही थे। तो ये सब आपको ध्यान देना है। प्रारूप समिति के अंबेडकर जी, प्रांतीय संविधान समिति के पटेल जी, झंडा समिति और देसी रियासत समझौता समिति के राजेंद्र प्रसाद थे। और अभी प्रश्न क्या था? प्रश्न था हमारा संघ समिति का प्रमुख कौन था? तो संघ समिति के प्रमुख जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद है कि संविधान सभा का प्रारूप समिति का कौन सदस्य नहीं था? सैयद मोहम्मद सादुल्ला ये थे, बीडी जत्ती यही नहीं थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये भी थे, के.एम. मुंशी भी थे। तो प्रारूप समिति में सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, के.एम. मुंशी थे, लेकिन बीडी जत्ती नहीं थे। 17वां प्रश्न देखिए क्या है। 17वां प्रश्न है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो एक बार किया गया है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का संशोधन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है एक बार, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये 3 नए शब्द जोड़े गए थे। 18 नंबर का प्रश्न है कि कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में सत्य नहीं है? तो पहला है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता शब्द जोड़ा गया, बिल्कुल सही है। इसके बाद संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को निर्धारित करती है जो संविधान के आधारभूत ढांचे का निर्माण करते हैं, ये भी सही है। संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, बिल्कुल। प्रस्तावना घोषित करती है कि संविधान के अंगीकरण की तिथि 26 जनवरी 1950 है ना। प्रस्तावना ये कैसे घोषित कर देगी कि संविधान के अंगीकरण की तिथि 26 जनवरी 1950 होगा?
ये बिल्कुल घोषित नहीं करती है तो यही तो गलत है, बाकी तो सब ऊपर का सही दिया गया है। अब आते हैं 19 नंबर। 19 नंबर का प्रश्न भी बहुत अच्छा है कि संविधान की ड्राफ्टिंग समिति की प्रस्तावना किसने प्रस्तावित की थी? तो हमारे जवाहरलाल नेहरू, जो संविधान की संघ समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने ही ड्राफ्टिंग समिति की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी। तो संविधान की ड्राफ्टिंग समिति की प्रस्तावना किसने प्रस्तावित की? जवाहरलाल नेहरू, याद रखेंगे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसने कार्य किया? तो BN राव ने। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में BN राव ने काम किया। 21वां प्रश्न है, कौन संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? तो चाहे प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछे, चाहे मसौदा समिति के अध्यक्ष पूछे, आपको बताना है भीमराव अंबेडकर। संघ समिति के नेहरू थे, प्रारूप और मसौदा समिति भीमराव अंबेडकर, प्रांतीय समिति के पटेल जी थे, और था एक और एक था यहाँ पे झंडा समिति के राजेंद्र प्रसाद थे, और ड्राफ्टिंग समिति के आगे प्रस्तावना किसने प्रस्तावित की? नेहरू ने की। तो ये ध्यान देंगे आप, ये सब पॉइंट आपको याद रखने हैं। मसौदा समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर ही थे। इसके बाद है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ये बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो बहुत आसान प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26/1/1950 को। भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? हमारे वल्लभ भाई पटेल जी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। ध्यान देंगे, गृह मंत्री बनने के पश्चात सरदार पटेल ने देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए रियासती मंत्रालय का गठन किया तथा उनके नेतृत्व में सारी देशी रियासतों का विलय भारत में हो गया। तो ये ध्यान देना है कि देशी रियासतों का विलय का गठन किसने किया? तो हमारे पटेल जी ने किया था, जो भारत के पहले गृह मंत्री थे। इसके बाद है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करते समय किस देश के संविधान का प्रभाव नहीं पड़ा? मतलब विकल्प में ऐसा कौन सा देश है जहाँ से हमने कुछ नहीं लिया है? तो फ्रांस से तो हमने लिया है, अमेरिका से तो हमने मूल अधिकार ही लिया है, यूनाइटेड किंगडम से भी लिया है, लेकिन हमने इजराइल से कुछ नहीं लिया है। इजराइल से कुछ नहीं लिया है। फ्रांस से हमने क्या लिया है? ध्यान देना है। फ्रांस से हमने गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता लिया है। तो हमने गणतंत्रात्मकता और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता ये फ्रांस से लिया है अपने संविधान में। US मतलब अमेरिका, यहाँ से हमने मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति एवं महाभियोग, वित्तीय आपात, न्यायपालिका की स्वतंत्रता आदि ली है। ध्यान देंगे, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया है, लेकिन मूल कर्तव्य हमने रूस से लिया है। बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका से और मूल कर्तव्य रूस से। मौलिक अधिकार 6 हैं और मूल कर्तव्य 11 हैं। और यूके से हमने क्या लिया है? संसद की शासन प्रणाली लिया है, नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया लिया है, मंत्रिमंडल प्रणाली लिया है। 27वें प्रश्न पे आते हैं। इसमें दिया है कि भारतीय संविधान में प्रावधान स्रोत का कौन सा युग्म सही है? तो पहला दिया है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ये हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। बिल्कुल, संविधान में जो संशोधन करने की प्रक्रिया है ये हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। फिर है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, ये हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। तो दोनों सही है।
ए और बी दोनों हमारा स्टेटमेंट सही है, ध्यान देंगे। संविधान में संशोधन दक्षिण अफ्रीका से और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति ये हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। 28वां प्रश्न है हमारा कि किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया? तो वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसने भारतीय परिषद को क्या किया? समाप्त कर दिया। तो ध्यान देंगे किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। इसके बाद आगे आते हैं। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय कलाकार ने संविधान की हस्तलिखित कॉपी को अलंकृत किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनबीएस केबीएस दोनों में आया है 2013 में। तो किस भारतीय कलाकार ने संविधान की हस्तलिखित कॉपी को अलंकृत किया? तो नंदलाल बोस ने। संविधान की हस्तलिखित कॉपी को अलंकृत किसने किया? नंदलाल बोस ने किया, ध्यान देंगे। फिर पूछती हूँ, संविधान की हस्तलिखित कॉपी को अलंकृत करने वाले भारतीय कलाकार कौन हैं? नंदलाल बोस हैं, याद रखिएगा। अब आते हैं 30वें प्रश्न पे। 30वां प्रश्न है, अभी हमने देखा वही क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने देशी रियासतों का विलय किया। तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत के पहले गृह मंत्री पटेल जी थे। इसके बाद ये भी हमने अभी देखा कि भारत काल में जो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा है, ये हमने किस देश के संविधान से लिया? तो यहाँ पे लोग जापान और जर्मनी में कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको ध्यान देना है, हमने ये जर्मनी से लिया है। कहाँ से लिया है? जर्मनी से। भारत में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रभावित थी? जर्मनी के। 32 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान है तो ये आंशिक रूप से कठोर है और आंशिक रूप से परिवर्तनशील है। 33 नंबर का प्रश्न पे आते हैं। 33 नंबर का हमारा प्रश्न क्या है? तो अब आ गया मूल अधिकार मूल कर्तव्य। दिया है 33 नंबर में कि भारत के संविधान द्वारा निम्न में से किसे एक मूल अधिकार के रूप में गारंटी नहीं कराया गया है। तो कौन मूल अधिकार नहीं है ये बताना है। दैहिक स्वतंत्रता है, संवैधानिक उपचार भी है, व्यवसाय की स्वतंत्रता भी है, लेकिन निःशुल्क विधिक सहायता ये मूल अधिकार में नहीं है। ध्यान देंगे, मूल अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में उल्लेख किया गया है और मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। भाग 3 में उल्लेखित है, अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। मूल अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 याद रखेंगे। ठीक, आगे आते हैं 34 नंबर। 34 नंबर का प्रश्न है कि कौन भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का प्रकार नहीं है? सशस्त्र सभा की स्वतंत्रता, पहले ही गलती मिल गया। शस्त्रों के साथ आप सभा करेंगे, इसकी स्वतंत्रता तो नहीं दी गई है संविधान में। आप अहिंसा के पथ पे चलते हुए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सशस्त्र सभा की स्वतंत्रता ये नहीं है। भाषण की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की है, संघ की है। 35 नंबर में आते हैं। 35 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? 6 हैं और मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य 11 हैं। मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। तो भारत के संविधान में 6 मूल अधिकार हैं और 11 मूल कर्तव्य हैं। क्लियर? अब आते हैं 36 नंबर। 36 नंबर का हमारा प्रश्न है कि कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित एक मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार मिल गया पहले ये मौलिक अधिकार में था, बाद में इसे हटा के कानूनी अधिकार में कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार न हो के क्या है? कानूनी अधिकार है, ध्यान देंगे।
शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये तीनों मौलिक अधिकार हैं, लेकिन संपत्ति का अधिकार ये नहीं है। 37 में आते हैं। 37 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कौन सा प्रावधान नागरिकों को अदालत में जाने की अनुमति देता है यदि वे मानते हैं कि उनके किसी भी मौलिक अधिकार का राज्य द्वारा उल्लंघन किया गया है? तो ये है संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार, तभी तो इसे भीमराव अंबेडकर आत्मा कहते हैं संविधान की, कि यदि आपके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते हैं। तो ये संवैधानिक उपचार का अधिकार है, ये अनुच्छेद 32 में बताया गया है। आगे आते हैं। 38 नंबर का प्रश्न आ ही गया, अभी मैंने बताया था संपत्ति का अधिकार क्या है, तो ये एक कानूनी अधिकार है। 39 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में गारंटीकृत नहीं है? तो पहला है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्रता से संचलन का अधिकार, बिल्कुल। वाक तथा अभिव्यक्ति का अधिकार, ये भी है। बलात् श्रम से मुक्ति, ये नहीं है आपके अधिकारों में। भारत क्षेत्र के किसी भी भाग में तथा आवास में बसने की स्वतंत्रता है, लेकिन बलात् श्रम से मुक्ति ये नहीं है। इसके बाद है 40 नंबर का प्रश्न कि भारत में सूचना का अधिकार किसका भाग है? तो भारत में जो सूचना का अधिकार है वो मौलिक अधिकार का एक भाग है। तो ध्यान देंगे, सूचना का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है। इसके बाद आते हैं 41 नंबर। 41 में पूछा गया है, 40 वाले प्रश्न पे ध्यान देंगे, बहुत अच्छा प्रश्न था, इसे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कानूनी अधिकार भी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान देंगे सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार का भाग है, कंफ्यूज नहीं होना है। 41 नंबर का प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा एक लोक प्राधिकरण को कोई विशिष्ट कार्रवाई करने का निर्देश देने के लिए कौन सी संवैधानिक रिट जारी की जाती है? प्रश्न फिर से सुनेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा एक लोक प्राधिकरण को कोई विशिष्ट कार्रवाई करने का निर्देश देने के लिए कौन सी संवैधानिक रिट जारी की जाती है? तो वो है परमादेश। 42वां प्रश्न आते हैं, ये क्या है? तो ये है कि निम्न में से क्या व्यक्ति स्वातंत्र्य का संरक्षण करता है? तो ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। व्यक्ति स्वातंत्र्य का संरक्षण कौन करता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ध्यान देंगे, व्यक्ति स्वातंत्र्य का संरक्षण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। 43 नंबर का प्रश्न है कि एक उच्च न्यायालय एक कार्यपालक प्राधिकरण को एक विशेष कार्य करने के लिए निर्देशित करते हुए परमादेश प्रकृति की एक रिट जारी कर सकता है। तो ध्यान देंगे, इसका आंसर होगा परमादेश। एक उच्च न्यायालय एक कार्यपालक प्राधिकरण को एक विशेष कार्य करने के लिए निर्देशित करते हुए परमादेश प्रकृति की एक रिट जारी कर सकता है। 44 में आते हैं। 44 में दिया है कि कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है। मौलिक कर्तव्य कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो कौन नहीं है? महिलाओं की गरिमा को अपमानित करने वाली प्रथाओं का परित्याग करना, ये तो है। बुलाए जाने पर राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित होना, ये भी है। अपनी सामाजिक संस्कृति की समृद्धि विरासत की सुरक्षा करना, ये भी है। लेकिन सी वाला जो दिया है कि स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का संरक्षण करना, ये हमारे मौलिक कर्तव्यों में नहीं आता है। NBS CMRS दोनों में आया हुआ है कि स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का संरक्षण करना, ये मौलिक कर्तव्यों में नहीं आता है।
अब आएंगे 45 नंबर। 45 नंबर का प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को किस वर्ष भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ और इसी वर्ष मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। 46 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश किस कमेटी ने की थी। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश किया था स्वर्ण सिंह कमेटी ने। किसने? स्वर्ण सिंह कमेटी ने। स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन इस संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। 11वें मूल कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। तो वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं और स्वर्ण सिंह कमेटी ने सिफारिश किया था, पहले 8 ही थे, इसने 8 ही का सिफारिश किया था। 47 नंबर का प्रश्न है कि एक उच्च न्यायालय से एक निचली अदालत न्यायाधिकरण या सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने कर्तव्य के भीतर आने वाले अधिनियम को निष्पादित करने के आदेश को क्या कहा जाता है? परमादेश रिट कहा जाता है। ये प्रश्न हमने 2-3 बार इसी क्लास में देख लिया, रिपीट कर दिया है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? तो ये व्यक्ति स्वतंत्र की सुरक्षा करता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। 48 नंबर पे आते हैं। 48 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा मूल अधिकार संविधान द्वारा केवल भारत के नागरिकों को गारंटी कराया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। विधि के समक्ष समता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता, अपने विरुद्ध गवाह बनने हेतु बाध्य किए जाने से संरक्षण। तो इसमें से एक ऐसा मूल अधिकार है जो केवल भारत के नागरिकों के लिए है, वो है विधि के समक्ष समानता। तो 48 का ए हमारा सही राइट आंसर होगा। आगे आते हैं 49 नंबर। 49 में दिया है, नहीं इसका मिस्टेक हो गया, 48 का दिया है हाँ, लेकिन यहाँ पे विधि के समक्ष समता ही होना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो सभी को होती है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं स्टार लगाती हूँ, इस पे मुझे डाउट है, अगली क्लास में मैं इसे क्लियर करूँगी। ठीक, आगे आते हैं 49 नंबर में। 49 में दिया है कि निम्न कथनों पे विचार कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य में सम्मिलित है क्या? तो भारत के भूभाग या भारत सरकार के नियंत्रणाधीन स्थानीय प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण। तो भारत के अनुच्छेद 12 में ये सम्मिलित है। सरकार और भारत की संसद ये भी राज्य में है। प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल ये भी है। तो यहाँ पे ए, बी और सी तीनों हमारा हो जाएगा राइट आंसर। आगे आते हैं 50 नंबर। 50 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों की परिभाषा से संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों की परिभाषा से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 12। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 12 है जो मूल अधिकारों की भाषा से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 है जो मूल अधिकारों की परिभाषा से संबंधित है। तो हमने इस क्लास में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा और उम्मीद है कि आपको कुछ याद भी हो रहा होगा। इसके बाद अब हम अगली क्लास में देखेंगे 50 से आगे, 50 से 100 तक हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सारा PYQ कवर करेंगे हम एग्ज़ाम से पहले, प्रयास रहेगा जितना हो पाएगा उतना तो होगा ही।
वीडियो को आप 1-2 बार सुन लेंगे, आपको सब याद हो जाएगा। तो 50 तक हमने देखा, 100 तक देखेंगे तो एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर आ जाएगा 101 से संसद, तो इसे हम फिर अगले वीडियो में देखेंगे। हर वीडियो में हम 50-50 प्रश्न कवर करेंगे और एक दिन में 2 वीडियो देने का मैं प्रयास करूँगी, मतलब एक दिन में 100 प्रश्न आपको मुझे कराने हैं। तो चलिए इस क्लास को अब यहीं पे मैं करती हूँ समाप्त। जल्द ही मिलेंगे अगली क्लास में।